हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम ला रहे हैं आपके लिए क्लास 11 का सीरीज केमिस्ट्री का। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की खोज कैसे हुई, मूल संकल्पना क्या है। बस इस 2 टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़, हमारे हर वीडियो आपको रोज़ सुबह 9 बजे मिल जाएगी। दोस्तों, रोज़ देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है जब रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी रसायन विज्ञान की बात आती है, तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर रसायन विज्ञान की खोज कब क्यों हुई। कोई तो कारण होगा जिससे रसायन विज्ञान की खोज हुई होगी। तो चलिए देख लेते हैं कारण। रसायन विज्ञान की खोज के कारण को बताइए, यह हमारा है पहला हेडिंग। रसायन विज्ञान के खोज के कारण को बताइए। तो हम बता दें आपको कि दो रोचक वस्तुओं के कारण हुई रसायन विज्ञान की खोज। रसायन विज्ञान की खोज 2 रोचक वस्तुओं के कारण हुई। पहला पारस पत्थर, दूसरा अमृत। अब जान लेते हैं पारस पत्थर क्या होता है और अमृत क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास हेडिंग है पारस पत्थर, जो लोहे तथा तांबे जैसी धातुओं को सोने में बदल सकता हो। यानी कि पारस पत्थर वह पत्थर है, अगर उस पत्थर में लोहा चाहे तांबा उस पत्थर में अगर टच हो जाए, यानी कि स्पर्श करे, जैसे मान लीजिए ये है पत्थर आपका, ये सोना हो गया, ये आपका हो गया लोहा चाहे तांबा, अगर इससे ऐसे स्पर्श कर ले तो वो सोना बन जाएगा, सोना। ये होता है पारस पत्थर। अब जान लेते हैं अमृत क्या होती है। अमृत जिससे अमृत प्राप्त हो। अमृत जिसे अमृत प्राप्त हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इस अमृत को पी ले तो वो आदमी कभी मरता नहीं है, यानी कि अमर हो जाता है। ये बात समझ लिया आप। चलिए अब बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, आप सभी को पता है। रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। पहला कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं हम मूल संकल्पना के बारे में। मूल संकल्पना क्या होती है, हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम अपने दैनिक जीवन में दर्जन, ग्रास और रीम शब्द आदि शब्द 12, 144, 500 आदि संख्याओं को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी कि हम अपने दैनिक जीवन मतलब जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें हम कहीं जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, मान लीजिए फल खरीदना हो, केला खरीदना हो, तो हम कहते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए। वैसे ही ग्रास, ये जो शब्द हैं, रीम, ये दर्जन 12 को व्यक्त करता है, ग्रास 144 को और रीम 500, ये संख्याओं को व्यक्त करते हैं। यानी कि हम दुकान पे जाते हैं मान लीजिए, तो हम ये नहीं कहते कि हमें 12 केले चाहिए, उसके जगह पर हम कहते हैं कि 1 दर्जन केले चाहिए। समझे। चलिए अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इसका दूसरा पॉइंट है, परमाणु एवं अणु अत्यधिक सूक्ष्म कण होते हैं और यह पदार्थ की न्यूनतम मात्रा में भी इनकी संख्या अत्यधिक होती है। कहने का मतलब है कि परमाणु बहुत ही छोटे कण होते हैं। पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वो होता है परमाणु। परमाणु और अणु
परमाणु और अणु पदार्थ की सबसे छोटी मात्रा में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर कोई पदार्थ एकदम छोटा सा है तो इसमें भी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बस इतना समझिए कि अगर कितना हो भी छोटा पदार्थ हो कोई, उसमें इनकी संख्या अत्यधिक होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट नंबर 3 को हम। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, इस बृहद संख्या को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक का उपयोग किया जाता है। यह मूल शब्द लैटिन भाषा के शब्द मूल से लिया गया है, जिसका अर्थ ढेर या संचय होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो बहुत इसमें अत्यधिक होता है, यानी कि बहुत होता है, इसको व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रक का उपयोग करते हैं। मूल मात्रक का उपयोग करते हैं। तो ये जो मूल नाम है, इस मूल का मतलब होता है, ये मूल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। कहाँ का? लैटिन भाषा का, जिसका मतलब होता है ढेर, यानी कि बहुत ज़्यादा। संचय में भी बहुत ज़्यादा होता है। इतना समझ लीजिए आप कि इसका मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो मूल शब्द है, ये मूल शब्द ये लैटिन भाषा का शब्द है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट, कुछ स्टार पॉइंट की। सर्वप्रथम इसका उपयोग विल्हेम ओस्टवाल्ड ने सन 1894 ईस्वी में किया था। यानी कि सबसे पहले इसका उपयोग विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कितने सन 1894 ईस्वी में किया था। 1894, यानी कि इसका सबसे पहले उपयोग 1894 में हुआ था। और इसका उपयोग विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। इतना जान गए। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए, किसी पदार्थ को अणुओं और परमाणुओं का ढेर माना जाता है। यानी कि कोई पदार्थ है, इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है अणुओं और परमाणुओं का ढेर है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसमें अणु और परमाणु बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक प्रकार से उसका ढेर ही हुआ। जैसे मान लीजिए ये कलम है, इसमें भी अणु और परमाणु बहुत ज़्यादा हैं, तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं इसको कि ये जो कलम है ये अणुओं और परमाणुओं का ढेर है। वही ढेर जुट के इस कलम का निर्माण हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मोल क्या होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए, वो भी वीडियो मत मिस कीजिएगा। और उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब मैं कल वीडियो डालूँगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।